Hello, welcome to Khan Law Studies. Today we will discuss law of contract, the definition of acceptance. जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने प्रपोजल पढ़ा था, प्रपोजल का डिफिनेशन बताई गई थी कि when a person signifies his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of other person to such act or abstinence, he is said to make a proposal. सेक्शन 2A प्रस्ताव क्या है कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने या किसी कार्य से विरत रहने की अपनी इच्छा किसी दूसरे व्यक्ति को संज्ञापित करता है या उसे कम्युनिकेट करता है ताकि उसकी सहमति प्राप्त की जाए, तब ये कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति प्रस्ताव करता है। तो यहाँ पर क्या है, signification of willingness to do anything or to abstain from doing anything. Object क्या था, with a view to obtain the assent that person. उस व्यक्ति की सहमति प्राप्त करना था इस प्रस्ताव के प्रति। तो जब हम ये सेक्शन 2A पढ़ते हैं तो फिर फौरन जैसे पता चला कि अब स्वीकृति कैसे होगी, सहमति कैसे दी जाएगी। जिस सहमति को प्रस्तावक चाहता है तो सेक्शन 2B कहता है when the person to whom the proposal is made, अब जिसको प्रस्ताव किया गया वो व्यक्ति क्या करता है, signifies his assent thereto, यानी जो वो प्रस्ताव करता है किसी काम को करने के लिए या काम से विरत रहने की बात कहता है, वो अपनी इच्छा उसको जाहिर कर देता है, सिग्निफाई कर देता है। ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि उस व्यक्ति ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। The proposal is said to be accepted, यानी जिस व्यक्ति को वो प्रस्ताव करता है अगर वो व्यक्ति अपनी विलिंगनेस भी उसको कम्युनिकेट कर देता है, अपनी सहमति उसे दे देता है, तो ये कहा जाता है कि उसने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। और सेक्शन 2B का ही प्रोविजो कहता है ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रॉमिस। ये प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन ए पर्सन एक्सेप्ट्स द प्रपोजल, तो ABC दे देंगे, टू बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट, टू बिकम ए एग्रीमेंट, 2-3 ऑब्जेक्ट देते हैं कि बिल्कुल मिलता जुलता है कि ज़रा सा अगर ध्यान से आपने नहीं पढ़ा तो उसका जवाब देंगे आप बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट, बिकम ए एग्रीमेंट। नहीं है क्या जवाब इसका, व्हेन ए प्रपोजल इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स ए प्रॉमिस, क्योंकि प्रॉमिस की फर्स्ट स्टेज है, अभी ये एग्रीमेंट नहीं बना है। अब एग्रीमेंट बनेगा फिर उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में आएगा। अब यहाँ पर कहा गया कि उसने अपनी इच्छा जो है सिग्निफाई कर दिया उस कार्य को करने या उससे विरत रहने के लिए, तो कहा गया उसने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अब ये जो स्वीकृति है, इस स्वीकृति के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमने यहाँ लिख दिया है। एक्सेप्टेंस की पहला इंग्रेडिएंट है एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, यानी ये स्वीकृति जो है ये संज्ञापित की जानी चाहिए, ये कम्युनिकेट की जानी, जिससे प्रस्ताव कम्युनिकेट होना मस्ट है। इसी तरह स्वीकृति का भी कम्युनिकेट होना मस्ट है। जब कम्युनिकेट होगी तभी एक्सेप्टेंस माना जाएगा। तो इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अगर कम्युनिकेशन पूरा नहीं होता है तो क्या होगा, इफ इट इज़ नॉट कंप्लीट, कम्युनिकेशन नहीं हुआ, पूरा ही नहीं हुआ, तो ये प्रॉमिस नहीं बना, एक्सेप्ट नहीं हुआ। जैसे इसका लीडिंग केस है फेल्टहाउस बिंडले केस। क्या था, प्लेंटिफ जो है उसने अपने वादी अपने भतीजे के घोड़ा 30 पाउंड 15 शिलिंग में खरीदने का प्रस्ताव रखा। भतीजे के घोड़े का एक प्रस्ताव उसने भेजा कि वो उसे 30 पाउंड में खरीदना चाहता है, और ये भी लिख दिया अगर उत्तर नहीं दिया गया तो घोड़ा वादी का हो जाएगा।
यानी उस पर ऑब्लिगेशन भी इम्पोज कर दिया कि अगर आपने उसका उत्तर नहीं दिया तो घोड़ा हमारा है। ये जो डिफेंडेंट है इसने कोई जवाब नहीं दिया, कोई जवाब भी नहीं दिया, और इसके नीलामकर्ता ने, ऑक्शनियर जो था, उसने भूलवश घोड़े को बेच दिया। अब प्लेंटिफ ने इस पर सूट फाइल कर दिया कि भाई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि जवाब नहीं दिया तो इनकी शर्त के हिसाब से घोड़ा उसका हो गया, कंक्लूडिंग एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा देयर इज नो कम्युनिकेशन। पहला बात कही देयर इज नो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। दूसरी बात कही ऑफरर कैन नॉट इम्पोज ऑब्लिगेशन टू एक्सेप्ट और एनी अदर कंडीशन लाइक साइलेंस एट्सेट्रा। कह रहे ये प्रस्तावक जो है ये किसी पर ऑब्लिगेशन, किसी पर ये शर्त इम्पोज नहीं कर सकता है कि भाई उसे रिजेक्ट करना ही है या उसे स्वीकार करना ही है, या ये अगर वो ना रिजेक्ट करता है, ना स्वीकार करता है और साइलेंट रहता है तो एक्सेप्ट माना जाएगा। तो कहे अब प्रपोजल जो है, प्रपोजर कैन नॉट इम्पोज एनी कंडीशन। इन दोनों शर्तों पे इनका सूट डिसमिस कर दिया, क्योंकि पहली शर्त जो है कि दिस कम्युनिकेशन वाज नॉट कम्युनिकेटेड, और चूँकि उसने कोई जवाब नहीं दिया, उसने कम्युनिकेट नहीं किया वादी से, इसलिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, देयर इज नो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर देखिए दूसरा पॉइंट है इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय ऑथराइज पर्सन। कम्युनिकेशन अभिस्वीकृत कौन करेगा? एक्सेप्टेंस किसकी तरफ से आने चाहिए? या तो जो एक्सेप्टर है, प्रोमिसी है, वो देगा, या एनी पर्सन ऑथराइज बाय हिम इन दैट बिहाफ। यानी किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए यदि किसी व्यक्ति को अधिकृत किया उसने, तो वो व्यक्ति जो है उसका जवाब देगा। अगर अनऑथराइज पर्सन ने जवाब दिया है तो इट इज़ नॉट ए वैलिड एक्सेप्टेंस। इसका भी केस ला है पॉवेल वर्सेस ली। इसके केस ला भी जान लिए क्या था। पॉवेल वर्सेस ली में ये था कि जो सिलेक्शन ऑफ हेड मास्टर का मामला था, जो वादी था, तो बोर्ड की मीटिंग में तो ये तय हो गया कि उसका सिलेक्शन हो गया, लेकिन जो स्कूल के जो मैनेजर ने, उसने पर्सनल कैपेसिटी में वादी को बता दिया कि उसका सिलेक्शन हो गया है, बट इन हिज पर्सनल कैपेसिटी इट वाज नॉट फाइनलाइज्ड बाय द बोर्ड ऑफिशियली। एंड बोर्ड ने ऑफिशियली जो है सूचना नहीं दिया। तो ऑथराइज पर्सन कौन था? बोर्ड ने सूचना नहीं दिया। बाद में क्या हुआ? बोर्ड ने अपना डिसीजन इस दौरान, इसे सूचना देने के पहले अपना डिसीजन बदल दिया और इसका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया, इसे अपॉइंट नहीं किया गया। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट टीचर था उसने सूट फाइल किया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। यहाँ भी यही कहा गया कि एक्सेप्टेंस, देयर वाज नो एक्सेप्टेंस बिकॉज इट वाज नॉट कम्युनिकेटेड बाय द पर्सन अथराइज व्यक्ति के द्वारा नहीं किया गया था, इसलिए इनका दावा खारिज हो गया। तीसरा पॉइंट देखिए, इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। जो प्रोमिसी है वो प्रस्ताव को पूर्ण रूप से स्वीकार करेगा, उस पर कोई शर्त नहीं लगाएगा। अगर शर्त लगाता है या अपनी कोई शर्त लगा देता है तो एक्सेप्टेंस ना होकर के काउंटर ऑफर हो जाएगा। जैसे आप देखें, अब यहाँ से शुरू होता है सेक्शन 7 सब क्लास 1, जो कहता है इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। इसका भी एक रीडिंग केस है, हाइट वर्सेस रेंज। ये पता नहीं दिखाई दे रहा नहीं दिखाई दे रहा। सब 7 सब क्लास 1 हाइट वर्सेस रेंज। इसमें फैक्ट क्या थे? प्रतिवादी ने अपना फार्म 100 पाउंड में बेचने का प्रस्ताव वादी को किया। डिफेंडेंट proposed to sell his farm for 1,000 pound to plaintiff। प्लेंटिफ ने जवाब में क्या कहा? प्लेंटिफ ने जवाब में कहा कि he is ready to purchase it at 950 pound। डिफेंडेंट ने टर्न डाउन कर दिया।
बाद में फिर वादी ने ये क्या कहा कि ठीक 1000 पाउंड में खरीदने को तैयार है। अब इस पर जो है ये जो सेलर था इसने अब बेचने से मना कर दिया। यहाँ भी सूट आया कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, कि उसने तो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन ये भी सूट डिसमिस हो गया। क्यों? यहाँ भी कहा कोई कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हुआ ही नहीं, देयर इज नो कंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? इसमें उसने कहा था 1000 पाउंड में बेचना चाहता था, उसे या तो एक्सेप्ट करना चाहिए था, 1000 पाउंड में उसने नहीं एक्सेप्ट किया। उसने पहली बार कहा कि वो 950 पाउंड में खरीदने को तैयार है, विच वॉज टर्न डाउन बाय द डिफेंडेंट। उसने कहा नहीं, और उसके बाद फिर उसने कहा कि नहीं ठीक है, वो 1000 पाउंड में खरीदने को तैयार है। तो कोर्ट ने कहा ये जो उसने कहा कि 950 पाउंड में खरीदने को तैयार है, ये तो काउंटर ऑफर हो गया और इसका जवाब उसने नहीं दिया। तो जो पहला प्रस्ताव उसने 1000 पाउंड में किया था उसके आधार पर एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, इसलिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। तो ये हो गया हाइड वर्सेस रेंज। फिर 7 सब क्लास 2 ये बताता है कि प्रस्ताव कैसे, मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस बताता है। मैनर क्या होगा? तो 7 सब क्लास 2 कहता है इट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल मैनर unless proposal prescribe the manner in which it is to be accepted। यानी कोई अगर व्यापार है तो व्यापारिक परंपरा जो है उसके अनुसार या तो एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, जो तरीका है इसमें व्यापार में कस्टम है, यूसेज है, या यदि जो है जो वादी जो ऑफरर है, अरे जो प्रस्तावक है, अगर वो एक ढंग बताता है कि आप इस मैनर से, इस ढंग से हमारा जवाब देंगे, तो उस ढंग से आपको जवाब देना पड़ेगा। यहाँ पर इंडियन लॉ इंग्लिश में थोड़ा फ़र्क है। इंग्लिश लॉ का जो केस लॉ आता है इलियसन वर्सेस हेंशॉ, इलियसन वर्सेस हेंशॉ ये कहता है इसमें आटा खरीदने का प्रस्ताव वैगन द्वारा भेजा गया। आटा खरीदने का प्रस्ताव वैगन के द्वारा भेजा गया और वादी ने कहा कि जवाब भी आप वैगन के द्वारा भेजिए। लेकिन प्रतिवादी ने क्या किया कि जब जवाब भेजा, अपना एक्सेप्टेंस भेजा, वो उसने डाक के द्वारा भेजा, ये सोच करके ये शायद पहले पहुंच जाए। लेकिन हुआ कि डाक तो बाद में पहुंची, वैगन भी पहले पहुंच गया। लेकिन यहाँ पर इंग्लैंड के लॉ में ये कहा गया कि नहीं, क्योंकि ए मैनर वाइज प्रेस्क्राइब्ड, यानी एक्सेप्टेंस का स्वीकार करने का एक ढंग बताया गया था, आपको उसी ढंग से जवाब देना चाहिए था, इसलिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन 7 सब क्लास 2 में इंडिया में ये लागू नहीं है। इंडिया में लॉ ये कहता है कि अब यहाँ पर प्रस्तावक को क्या करना चाहिए। यहाँ पर लॉ ये है कि प्रपोजल में इंसिस्ट दैट हिज प्रपोजल शुड बी एक्सेप्टेड इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर, कि अगर उसने उस ढंग से नहीं स्वीकार किया है तो इंसिस्ट कर सकता है, उससे फिर नोटिस दे सकता है कि जिस ढंग से मैंने कहा गया है उसी ढंग से स्वीकार कीजिए। एक अवसर देगा वो उसे वो शर्त पूरी करने का। इफ़ ही फेल्स टू डू सो ही एक्सेप्ट्स द एक्सेप्टेंस। यहाँ इंडिया में ये होगा कि एक बार उसे वार्निंग देनी पड़ेगी कि भाई जो ढंग बताया गया है, जो मैनर प्रेस्क्राइब है, आप ऐसे ही जवाब दीजिए, आप लेटर वैसे भेजिए या डाक द्वारा भेजिए, टेलीग्राम द्वारा भेजिए, जो बताया गया है। अगर ये वार्निंग नहीं देता है और तो ये माना जाएगा, इंडियन लॉ में एज ए लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहता है, माना जाएगा कि प्रस्तावक ने इस एक्सेप्टेंस को कबूल कर लिया। अब देखिए ये इतनी बातें हैं जो कम्युनिकेशन। इसके बाद हम देखेंगे कि अब सेक्शन 4 भी है कि अब ये एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होगा। ये थोड़ा टेढ़ा सवाल है, इसको ध्यान से सुनिएगा। एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा? तो इसमें 2 शर्तें हैं, याद रखिएगा। पहली, अगेंस्ट द प्रपोजल, प्रस्तावक के विरुद्ध ये स्वीकृति की सूचना पूरी कब मानी जाएगी? क्या कहता है कि स्वीकृति की सूचना प्रस्तावक के विरुद्ध पूरी हो जाती है जब स्वीकृतकर्ता
उसे पारेषण के अनुक्रम में डाल देता है और वो उसकी शक्ति से बाहर हो जाती है। ये प्रपोज कर रहा जो व्यक्ति, इसके अगेंस्ट ये कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब पूरी होगी? इसके अगेंस्ट तो तब पूरी होगी जब एक्सेप्टर जो है, स्वीकृत करता जो है, वो स्वीकृति की सूचना मोड ऑफ ट्रांसमिशन पारेषण के सामान्य अनुक्रम में उसे डाल देता है और इट बिकम्स आउट ऑफ हिज पावर। उसने स्वीकृति का लेटर डाक में डाल दिया, अब ये उसकी शक्ति से बाहर हो गया। तो ये जो लेटर उसने डाला, ये जो है बाध्यकारी हो गया प्रस्तावक पर, यानी प्रस्तावक के विरुद्ध ये हो गया कि सूचना पूरी हो गई। सेकंड पॉइंट इसमें लीजिए, लेकिन अब ये जिसने एक्सेप्ट किया है इसके ऊपर बाइंडिंग कब होगी स्वीकृति? तो स्वीकृतकर्ता के विरुद्ध तब पूर्ण होगी जब प्रस्तावक के ज्ञान में स्वीकृति आ जाती है। जो एक्सेप्टर है इसके खिलाफ ये बाध्यकारी कब होगी? जब इसकी एक्सेप्टेंस प्रस्तावक के ज्ञान में आ जाए, यानी जब लेटर उस तक पहुंच जाए। स्वीकृत का लेटर जब प्रपोजल प्रस्तावकर्ता को मिल जाए, उसके नॉलेज में आ जाए, तो ये बाइंडिंग हो जाएगी अब आकर के एक्सेप्टर पर। तो ये दो है कि ये जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है कब पूरा होगा। सेक्शन 4 है, इसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। इसमें इलस्ट्रेशन है जो पूछे जाते हैं। सेक्शन 4 के इलस्ट्रेशन देखिए, कोई आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। सेक्शन 4 एक इलस्ट्रेशन ये है, जैसे ए, नहीं इसको छोड़ दें, बी एक्सेप्ट्स ए प्रपोजल बाई लेटर सेंड बाई पोस्ट। बी ने ए के प्रस्ताव को डाक के द्वारा स्वीकार कर लिया। द कम्युनिकेशन ऑफ दिस एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट कब हो रही है? एज अगेंस्ट ए, यानी प्रस्तावक के विरुद्ध कब पूरी हुई? व्हेन द लेटर इज पोस्टेड। जैसा हमने बताया आपको, पारेषण के समान अनुक्रम में उसने डाक में डाल दिया, उसकी शक्ति के बाहर हो गया। तो जैसे ही बी ने पत्र को डाल दिया, लेटर पोस्टेड, तो ये तो ए पर बाध्यकारी हो गई। एज अगेंस्ट बी, एक्सेप्टर के विरुद्ध कब होगी? व्हेन द लेटर इज रिसीव्ड बाई ए, यानी जब ए की जानकारी में ये तथ्य आ गया, तब ये माना जाएगा ये बी पर भी बाध्यकारी हो गई। ये इलस्ट्रेशन है, एज इट इज़ ऐसे ही पेपर में पूछ लिया जाता है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये स्वीकृत की जो संसूचना है वो प्रस्तावक के विरुद्ध कब पूरी होती है और स्वीकृतकर्ता के विरुद्ध कब पूरी होती है। इसके बाद हम दूसरा वीडियो आपको देंगे कि जो कम्युनिकेशन बाय पोस्ट और कम्युनिकेशन बाय टेलेक्स, कम्युनिकेशन बाय टेलीफोन, ये दोनों में क्या अंतर है, उस पर भी केस ला है। आपको इसमें कोई सवाल पूछना है तो आप इसको पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में एक्सेप्टेंस की और बातें हम पूरी करेंगे। उम्मीद है कि एक्सेप्टेंस के जो फैक्ट्स, इंग्रेडिएंट्स आपकी समझ में आए होंगे। थैंक यू।